हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना जो सेकंड यूनिट है रेक्टिफायर, वो रेक्टिफायर चल रहा था। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक HWR हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा FWR फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की प्रोसेस अपन ने पढ़ ली थी। रेक्टिफायर की प्रोसेस यानी इसमें था अपना एक ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर से एक डायोड जुड़ा हुआ था, एक डायोड जुड़ा हुआ था, लोड प्रतिरोध था। तो अपने पास क्या होता था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर जो बिंदु ए और बी थे, ए बिंदु होता है पॉजिटिव और बी बिंदु नेगेटिव, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड है, वो डायोड आपका होगा फॉरवर्ड वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में होगा तो फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होता है। दूसरा जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसके लिए पॉइंट ए नेगेटिव और पॉइंट बी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव है तो डायोड है वो रिवर्स बाइस में होगा, रिवर्स बाइस में होगा तो डायोड में करंट फ्लो नहीं होगी। यानी अपन ने ऐसी तरंग दी, ऐसी तरंग दी तो अपने पास यहाँ ऐसी तरंग आ गई, ये तरंग आ गई। अपन ने इसमें निकालो एवरेज वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये थी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज यहाँ पर आ रही थी पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, यानी स्पंदित, स्पंदित यानी करंट का मान या वोल्टेज का मान समय के साथ चेंज हो रहा है। वह डीसी, वह दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज जिसमें वोल्टा का मान या करंट का मान समय के साथ परिवर्तित हो, या मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो। अब लिखो इसमें, इस हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ पॉइंट हैं, इसमें लिखो, पहला लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। पहला है एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज एंड करंट। जो पल्सेटिंग को करंट और वोल्टेज है, मतलब जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज या करंट, यानी आईडीसी और वीडीसी का मान निकालना है। आईडीसी वीडीसी को अपन ईडीसी मान के चल रहे हैं, तो इसमें लिखो लिखो इसमें आई यूनिडायरेक्शन, जो आई है वो यूनिडायरेक्शनल करंट, एक विमीय धारा है, परंतु इसका मान व दिशा, मान व दिशा समय के साथ चेंज हो रही है,
समय के साथ चेंज हो रही है। समय के साथ चेंज हो रही है। अतः इसका औसत मान, अतः इसका औसत मान, औसत मान औसत मान हो जाएगा इसका, समाकलन कर दो 1/t 0 to t i dt, जो हो जाएगा आपका औसत मान। आई डी सी। अब आई का मान क्या था? आई का मान अपने पास आया था ना यहाँ, आई इज इक्वल टू, आई का मान आया था आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये तो थी आपकी 0 t/2 के बीच, आई का मान आया था 0, ये 0 आया था आपका t/2 और t के बीच में, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t कॉमन ले लिया, आई एम साइन ओमेगा टी, ये है आपका 0 से t/2 के लिए, 0 से t/2 के लिए, और t/2 से t के लिए 0, dt। ये तो हो गया आपका 0। इसका समाकलन करो, आई एम ले लिया कॉमन, यहाँ आई एम ले लिया कॉमन, 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt। साइन का करो, साइन का क्या होता है? साइन का होता है माइनस कोस, तो ये हो गया आपका आई एम टी माइनस कोस ओमेगा टी, कहाँ से? 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आई एम बाई टी। अपर लिमिट है आपकी माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह टी की जगह t/2, ये हो गया माइनस, ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका कोस ओमेगा 0। इसका मान हो गया 1, इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ देखो, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है आपका 2πt। यहाँ से ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी 2π, ओमेगा टी हो जाएगा आपका 2π। तो मैं इस ओमेगा टी की जगह रख दूं 2π, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मान -1, और यहाँ पर एक माइनस, ये माइनस पहले से है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2।
ओमेगा भी तो आएगा ना यहाँ पर। ये हो गया आपका 2 पाई, यहाँ से बचेगा 2im अपॉन 2 पाई। ये भी तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट। IDC का मान आ गया अपना, IDC का मान आ गया Im अपॉन पाई, यानी जो पल्सेटिंग वोल्टेज है उसका एवरेज वैल्यू। अब दूसरा अपन को लिखो, इसको तो दूसरा निकालना है अपन को, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ये आ गई एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो जो लोड रेजिस्टेंस था, लोड प्रतिरोध था RL, उसके सिरों पर जितना वोल्टेज होगा वो ही HWR में वोल्टेज होगा। तो लिखो लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों पर वोल्टेज, सिरों पर वोल्टेज का मान पल्सेटिंग वोल्टेज होगा, वोल्टेज का मान पल्सेटिंग वोल्टेज होगा। पल्सेटिंग वोल्टेज होगा। अब जो RL था उसमें करंट कितनी जा रही थी, ये था आपका, ये तो था RL, ये तो था RL, इसमें करंट आ रही थी आपकी IDC। इसको सिरों पर EDC का मान पूछा है, तो EDC कितना हो जाएगा, EDC हो जाएगा IDC RL। IDC का मान अपने पास आया Im बाई पाई, तो ये हो गया Im बाई पाई RL। Im का मान कितना होता है, Im का मान होता है आपका Em अपॉन R प्लस RL, तो ये हो जाएगा आपका Em R प्लस RL और ये RL, ये मान हो गया आपका EDC। और भी आगे सोल्व कर लो, EDC हो गया, RL कॉमन ले लो, तो ये हो गया Em 1 प्लस R अपॉन RL, ये हो गया। ये सारे मान आ गए EDC, ये एवरेज वोल्टेज के मान आ गए। नोट करो इसको।
दूसरा लिखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज। दूसरा लिखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज। सबसे पहले लिखो इसमें, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत धारा के औसत ना धारा के स्क्वायर का औसत मान, धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल, औसत मान का वर्गमूल आरएमएस वैल्यू कहलाती है, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। वर्गमूल आरएमएस वैल्यू कहलाती है, या वर्गमूल को धारा का आरएमएस मान कहते हैं। एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत मान को आरएमएस मान कहेंगे, यानी आरएमएस मान हो जाएगा आपका, ये आपकी धारा का वर्ग का औसत और इसका रूट। तो ये हो जाएगा आपका IRMS, ये हो जाएगा 1/T 0 से T I² dt और इसका रूट। I का मान वापस यही IM sin ओमेगा t, ये 0 से T/2 और T/2 से T के लिए 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IRMS IM/T 0 से T, ये हो जाएगा sin² ओमेगा t dt 1/2। यहाँ से sin² को चेंज कर दो, cos ओमेगा t अपॉन 2,
या इसको अपन इधर स्क्वायर कर दो। अब करो तो ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर IMT 0 से T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को चेंज करो तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। 2 को बाहर ले लो, ये आ गया, 2 बाहर आ गया। अब कर दो इसका, स्क्वायर आएगा ना बाहर, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा t 1 का तो t, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी, लिमिट है 0 से T/2 साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी। टू ओमेगा आएगा ना, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगा दो, उसके बाद लोअर लिमिट लगा दो। अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाएंगे तो T/2 माइनस साइन 2 ओमेगा T/2 अपॉन ओमेगा T/2। अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 2 ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा टी ओमेगा 0। तो ये भी हो गया 0 आपका, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी 0 हो गया। अपने पास बचा IM स्क्वायर 2t t अपॉन 2 IRMS IM स्क्वायर 4। तो यहाँ से IRMS आ जाएगा IM/2। दूसरा लिखो, जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज उसका VRMS मान, आउटपुट वोल्टेज का RMS मान, आउटपुट वोल्टेज का RMS मान। तो ये हो जाएगा आपका IRMS RL, यहाँ से IRMS का मान
IRMS का मान हो जाएगा आपका IM/RL/2। IM का मान पुट करेंगे, IM का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका EM/2R+RL, ये हो गया आपका ERMS। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। लिखो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी ऑफ HWR हाफ वेव रेक्टिफायर। ये होती है नीटा, यानी HWR की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी आउटपुट DC डायरेक्ट आउटपुट डायरेक्ट पावर अपॉन इनपुट अल्टरनेटिंग पावर। इनपुट अल्टरनेटिंग पावर। सौ प्रतिशत, यानी जो आउटपुट डायरेक्ट यानी निर्गत दिष्ट शक्ति और यहाँ पर इनपुट प्रत्यावर्ती शक्ति, यानी ये हो जाएगा नीटा PAC PDC और PAC इंटू 100%। पावर क्या होता है? I²R, पावर I²R। तो आपका PDC हो जाएगा IDC RL। IDC का मान अभी निकला ही है। IDC का मान ये हो गया PDC का मान। इसको 1, इसको 2, इसमें लिखो
इनपुट अल्टरनेटिंग करंट। जो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है वो ट्रांसफॉर्मर की सेकंड कुंडली, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल का रेसिस्टेंस, सेकेंडरी कॉइल के रेसिस्टेंस, RS, डायोड के रेसिस्टेंस, डायोड के रेसिस्टेंस, RF व लोड इम्पीडेंस, लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस RL में प्रवाहित धारा के कारण होगी, में प्रवाहित धारा के कारण होगी। में धारा प्रवाह के कारण शक्ति के बराबर होगी। अतः PAC इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर RS प्लस RF प्लस RL। इन दोनों को अपन R लिख सकते हैं, तो PAC इज इक्वल टू RMS R प्लस RL, ये आ जाएगा। लिखो यहाँ तक। IRMS का मान पुट कर दो, IRMS का मान पुट कर दो। यहाँ है IRMS का मान पुट करने पर, IRMS का मान आया था अपना, IRMS का मान आया था Im/2, PAC Im/2 आया था, तो ये Im स्क्वायर अपॉन 4 R प्लस RL ये हो गया। Im का मान पुट कर दो, Im का मान पुट था अपना EM अपॉन R प्लस RL, तो यहाँ से ये हो जाएगा
PAC EM स्क्वायर 4 R प्लस RL का स्क्वायर, यहाँ पहले से है R प्लस RL, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा PAC EM स्क्वायर अपॉन 4 R प्लस RL। ये समीकरण 3 आ गई, समीकरण 3। मान पुट कर दो, 2 व 3 के मान 1 में रखने पर, 2 व 3 के मान 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका DC का मान है EM स्क्वायर डॉट RL अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL स्क्वायर। AC का मान है EM स्क्वायर 4 R प्लस RL। यहाँ से EM से EM कैंसिल आउट, RL से RL कैंसिल आउट, तो अपने पास बचा 4RL और यहाँ बचा पाई स्क्वायर R प्लस RL। यहाँ से नीचे वाले में से RL कॉमन ले लो, RL कॉमन ले लिया तो पाई स्क्वायर RL R प्लस RL प्लस 1, RL से RL कैंसिल आउट, तो अपने पास नीटा का मान आ गया, एफिशिएंसी नीटा आ गई 4 पाई स्क्वायर 1 प्लस R अपॉन RL। ये मान आ गया इंटू 100%, 100% भी चल रहा है, 60 100%, 100%, 100%, ये हो गया नीटा मैक्स, नीटा मैक्स, नीटा मैक्सिमम, ये हो जाएगा आपका 40.6%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40.6 1 प्लस R अपॉन RL, ये नीटा मैक्स आ गया आपका। यहाँ लिख लो RL के मान में वृद्धि होने पर, RL के मान में वृद्धि होने पर, RL के मान में वृद्धि होने पर HWR की एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। RL के मान में वृद्धि होने पर HWR की एफिशिएंसी बढ़ती है। यहाँ तक नोट करो, फिर देखते हैं रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक।
नेक्स्ट है रिपिल फैक्टर। कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? बैकअप इसमें क्या है, बैकअप का पता नहीं चल रहा ना, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये बंद हो गया? ये टाइमिंग रेड लाइट वापस ग्रीन हो जाएगी। अच्छा, ये ग्रीन हो जाएगी रेड। ये पूरा बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिखूं रिपल फैक्टर। उर्मिका गुणांक। उर्मिका क्या थी? जो अपनी पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट थी, जो रेक्टिफायर में से आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट पल्सेटिंग के रूप में प्राप्त होता है, या तो पल्सेटिंग करंट या पल्सेटिंग वोल्टेज। तो जो करंट और वोल्टेज है, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज है, उसमें कितनी पल्सेटिंग है, कितनी पल्सेटिंग, यानी उसमें अल्टरनेटिव करंट का कितना मान है, उसी को ही ये रिपल फैक्टर कहते हैं। तो लिखो इसमें रेक्टिफायर में आउटपुट करंट या वोल्टेज, आउटपुट करंट या वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, परंतु या करंट, परंतु इसका मान व दिशा, परंतु इनका मान व दिशा समय के सापेक्ष चेंज होते रहते हैं, परंतु इनके मान व दिशा समय के साथ चेंज होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, यानी पल्सेटिंग होती है इसमें। रेक्टिफायर में आउटपुट करंट व आउटपुट वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल होता है, परंतु इनके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है। आउटपुट करंट या वोल्टेज में यह पल्सेटिंग रिपल फैक्टर कहलाती है, या यह पल्सेटिंग रिपल कहलाती है। आउटपुट करंट व वोल्टेज में यह पल्सेटिंग रिपिल या उर्मिका कहलाती है। पल्सेटिंग रिपल या उर्मिका कहलाती है। यानी अपना जो SWR था ये दिया, अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है ये मिल गया, ये मान लो करंट का है, अपने पास ये मिल गया। यहाँ देखो, यहाँ जैसे जैसे यहाँ टाइम बढ़ रहा है, करंट या वोल्टेज का मान बढ़ा,
मैक्सिमम हुआ फिर कम हो गया, पहले दिशा ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई और लास्ट में नीचे की तरफ होगी। तो समय के साथ डायरेक्शन और वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है या टाइम बढ़ाते हैं तो वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती है। इसी को ही बोलते हैं पल्सेटिंग, यानी पल्सेटिंग हो रही है। और इस पल्सेटिंग को ही उर्मिका बोलते हैं। जो पल्सेटिंग हो रही है इस पल्सेटिंग को उर्मिका बोलते हैं। ये तो गया आपकी उर्मिका। उर्मिका गुणांक जो अपने पास आउटपुट करंट है, इस आउटपुट करंट में डीसी का पार्ट है, इस आउटपुट करंट में डीसी का पार्ट है। तो लिखो आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में अल्टरनेटिव यानी अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती घटक, अल्टरनेटिव कंपोनेंट यानी प्रत्यावर्ती घटक आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में अल्टरनेटिव कंपोनेंट तथा दिष्ट घटकों के अनुपात को, दिष्ट घटकों के यानी आपका डायरेक्ट कंपोनेंट, डायरेक्ट कंपोनेंट्स के अनुपात को रिपल फैक्टर कहते हैं। के अनुपात को रिपल फैक्टर कहते हैं, अनुपात को रिपल फैक्टर कहते हैं। रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक आर से बताते हैं, आर से बताते हैं, रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक कहते हैं। आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में अल्टरनेटिव कंपोनेंट तथा डायरेक्ट कंपोनेंट के अनुपात को रिपल फैक्टर कहते हैं। तो जो अपना आर है वो क्या हो गया, आर हो गया आपका, इसको मैं मिटाता हूं। आर हो गया
आर हो गया। आउटपुट अल्टरनेटिंग कंपोनेंट हैं उनके मान, यानी आउटपुट प्रत्यावर्ती घटकों का मान। आउटपुट प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान। आउटपुट अल्टरनेटिव कंपोनेंट का इफेक्टिव मान। दूसरा है जो आउटपुट एवरेज, आउटपुट औसत या दिष्ट घटकों के मान, घटकों के प्रभावी मान। IDC अपॉन IAC, ये हो गया IDC अपॉन IAC। अब IDC सबसे पहले निकाल लो जो लोड रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस में टोटल पावर, ये टोटल पावर हो गया आपकी, उसमें कितना करंट आ रहा है और उसका मान, तो ये हो जाएगी आपकी ये बराबर होगी डायरेक्ट घटक की पावर, डायरेक्ट घटक की पावर प्लस जो अल्टरनेटिंग घटक है उसकी पावर, अल्टरनेटिंग घटक की पावर यानी I स्क्वायर RMS RL, ये हो जाएंगे डायरेक्ट घटक IDC RL प्लस IAC RL IRMS स्क्वायर IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। RL कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास IDC क्या आ जाएगा, IDC या IAC निकाल लो। IAC का आ जाएगा अपना IAC आ जाएगा IRMS माइनस IDC, तो IAC आ गया IRMS माइनस IDC स्क्वायर पावर 1/2। आउटपुट अल्टरनेटिव करंट कंपोनेंट, आउटपुट डायरेक्ट करंट कंपोनेंट, तो R हो जाएगा आपका यहाँ से IAC का मान अपने पास आ गया IRMS माइनस IDC 1/2 अपॉन IDC, तो IDC कॉमन ले लो और नीचे वाले IDC से कैंसिल आउट कर दो। ऊपर वाले में से IDC कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू IDC, ये तो आ गया कॉमन, IDC स्क्वायर लेंगे
ये 1/2 है तो IDC बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा IRMS स्क्वायर IDC स्क्वायर -1। ये IDC से IDC कैंसिल आउट। R का मान बच गया IRMS स्क्वायर I स्क्वायर DC -1। ये हो गया और इसकी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2। अब यहाँ IRMS और IDC के मान पुट कर दो, IDC के मान पुट कर दो तो IRMS का मान IM स्क्वायर बाई 4, IM स्क्वायर बाई 4 और IRMS का मान होता है IM/2। इसका स्क्वायर है तो IM स्क्वायर बाई 4। नीचे है I स्क्वायर DC, तो IDC का मान होता है IM/पाई, तो ये हो जाएगा IM स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा R = पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये 3.14 इंटू 3.14 यानी 9 10 के समथिंग आ गया। इसमें 4 का भाग देंगे, 1 घटाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1.21 या इसको बोल सकते हैं R = 1.21 या परसेंटेज फॉर्म में 121%, 121%। ये आ गया रिपल फैक्टर का मान। फिर बंद होगा। ये आ गया रिपल फैक्टर का मान। इसमें लिखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन उसको देखते हैं।